नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज साथियों हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पॉलिटी हम एक अच्छे लेवल का पढ़ेंगे, तो अतः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको तैयारी करनी है एक अच्छे लेवल की। आइए शुरू करते हैं भाई, है ना। देखते हैं भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। कितना है तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दे रखा है हमारा मौलिक अधिकार। अब हम देखेंगे भाई, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 3 में है और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, समझ रहे हैं आप, इसको ध्यान रखेंगे। तो पूछ लेगा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका भाग 3। कितने अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक मेरे भाई, अब आइए देखते हैं ये भाग 3 में बातें क्या क्या हैं। तो अब देखो आप, मौलिक अधिकार क्या होता है। दो तरह के अधिकार होते हैं, एक होता है मौलिक अधिकार और एक होता है मानवाधिकार। एक होता है मानवाधिकार, समझ रहे हैं ना। तो अब देखो भैया, अब मानवाधिकार क्या है, किसी मानव का मानव होने के नाते जो अधिकार होगा वो उसका मानवाधिकार है, और ये यूएन चार्टर के द्वारा तैयार किया गया है। कुल 31 अनुच्छेद हैं, ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। जो मानवाधिकार है वो किसी देश की सीमा से बंधा हुआ नहीं होता है। यानी अगर आप किसी भी देश के नागरिक हैं तो मानव अधिकार आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे आप किसी भी देश में जाएं। मगर उसका उल्टा, समझ रहे हैं ना, मौलिक अधिकारों की बात कर दें तो जो मौलिक अधिकार है ये किसी देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को दिया जाने वाला विशेष अधिकार है, जो नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन आदि को सुनिश्चित करता है। इसको ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मौलिक अधिकार होगा। मौलिक अधिकार केवल और केवल उसी देश के नागरिकों को मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस देश का संविधान है केवल उसी देश के नागरिकों को मिलेंगे, जबकि मानव अधिकार संसार के सभी, है ना, मनुष्यों को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर इस आधार पे देखें तो जो मौलिक अधिकार उसकी सीमा छोटा है और मानव अधिकार क्या है, पूरा विश्व है, समझ रहे हैं ना। तो इस आधार पे क्या होगा कि मौलिक अधिकार मानव अधिकार की तुलना में संकीर्ण या छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार क्या होता है, देश के संविधान से और देश की सीमा से बंधा होता है, ठीक, और केवल उसी देश के नागरिकों को प्राप्त होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अब आइए आगे देखते हैं। अब मौलिक अधिकार जोड़ा कब गया, हमें इस बात को देखना है। मौलिक अधिकार, सुन लीजिए ध्यान से, एक समिति होती है आपका मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की एक समिति होगी, जिसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अंतर्गत एक उप समिति गठित होगी जिसके अध्यक्ष होंगे JB कृपलानी की अध्यक्षता में ये समिति गठित होगा। समिति का नाम क्या होगा, तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार परामर्श उप समिति। वापस सुने, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार परामर्श उप समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 3 में, है ना, मौलिक अधिकारों के संबंधित प्रावधान किए जाएंगे। तो अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी है, ये जे है, जी नहीं है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, ये तो बात हो गई। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, स्रोत क्या है, तो अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ रहे मेरे भाई, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। और जो मौलिक अधिकार है वो JB कृपलानी की जो समिति थी, है ना, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, उसके अकॉर्डिंग इसको संविधान के भाग 3 में डाला गया है। अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो आत्यांतिक नहीं है। आत्यांतिक का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि उसको रोका नहीं जा सकता है, उस पर, है ना, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों से देश को खतरा है, समझ रहे हैं ना, सुरक्षा को खतरा है, देश के जो संबंध है दूसरे देशों से ख़राब हो रहे हैं, या लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, अत्याचार बढ़ रहे हैं,
समझ रहे हैं। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों से प्रॉब्लम हो रही है तो आपके मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। अब आइए देख लेते हैं भाई आगे क्या है। अब देखिए जो मौलिक अधिकार है वो सरकार के विरुद्ध मिला हुआ है। मौलिक अधिकार सरकार के विरुद्ध मिला हुआ है। अब सरकार के विरुद्ध मिला हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या है मौलिक अधिकार? निषेधात्मक है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी सरकार ये नहीं करेगी, सरकार वो नहीं करेगी, इस तरह का प्रावधान है। तो पूछ लेगा कौन सा भाग या कौन सा अधिकार या कौन से अनुच्छेद सरकार के विरुद्ध हैं। तो भाग 3 अनुच्छेद कितना हो जाएगा? तो 14 से 36 हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान रखें, 14 से 36 हो जाएगा। ठीक भैया। अब आइए, यानी 14 से 35। ठीक। अब जो आपका मौलिक अधिकार है वैसे 12 से 35 तक है, लेकिन 12 और 13 में क्या है? आपके अधिकार नहीं है, वहाँ कोर्ट के अधिकार दिया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया है। इसलिए क्या होगा कि आपका 14 से लगा के 35 तक हो जाएगा। अब देखिए डीपीएसपी से मौलिक अधिकार बड़े होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर कभी आपातकाल की स्थिति लग जाएगी तो जो मौलिक अधिकार है ना उनको स्थगित हो जाएगा। ये स्थगित लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है? स्थगित। ठीक मेरे भाई। तो स्थगित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन से जाएंगे स्थगित हो जाएंगे? तो केवल एक अनुच्छेद को छोड़कर। कौन सा? एक अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 21 को छोड़ के, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकार स्थगित किया जा सकता है। और किस स्थिति में? तो आपातकाल की स्थिति में, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात यह है कि मौलिक अधिकार तो दे दिया गया है ना, अब इसकी सुरक्षा कौन करेगा? दायित्व तो किसका होगा? तो आप देखिएगा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की सुरक्षा का दायित्व हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेंगे। अब देखिए रिट जारी करने के मामले में जो हाई कोर्ट है एचसी, वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे भैया वो 6 कौन कौन सी हैं या फिर वो 5 कौन कौन सी हैं। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। अब देखिएगा, अब हम देखेंगे भाई मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो अब देखो, तो आप मौलिक अधिकारों की बात कर लें तो पहला जो मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार है और ये अनुच्छेद 14 से 18, इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 में कुल 5 अनुच्छेद हैं मेरे भाई, 14, 15, 16, 17, 18, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला हो गया समता या समानता का अधिकार। दूसरा आपका मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें कुल कितने हैं? तो 19, 20, 21, 22 4 हैं। उंगलियों पे गिनिएगा, घटाएंगे तो गाड़ी फंस जाएगी, समझ रहे हैं ना। उसके बाद तीसरा जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है और अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इसमें मात्र 2 ही अनुच्छेद है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो चौथा अधिकार दे रखा है वो कौन सा आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। इसमें कितने हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे, 25, 26, 27 और 28। उसके बाद है आपका शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 में दिया है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और आखिरी आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो अब हम एक एक अनुच्छेदों को उठा के देख लेंगे भाई, एक एक अधिकारों को देखेंगे कौन कौन सी बात किसमें क्या लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। अब देखिएगा, है ना, अनुच्छेद 12 की बात करें। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य का मतलब क्या होगा, यानी कौन सी है ना, क्या सरकारी होगा या किसको सरकार बोलेंगे, उस बात को कौन परिभाषित करेगा? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 12। इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए
चलिए बात कर लें भाई राज्य। तो राज्य का मतलब क्या होगा? ऐसी संस्थाएं जो भारत सरकार या राज्य सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त कर रही हैं, राज्य क्षेत्र या राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था सरकार से सहायता प्राप्त कर रहा है तो वो संस्था राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसे ध्यान रखिएगा। जो संस्थाएं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं उन पर आरटीआई लागू होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्य का मतलब सरकार अथवा सरकारी होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ना? तो जैसे गांव हो गया, छोटे लेवल पे देखें तो कोटेदार होते हैं, ये भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। जो प्रधान लोग होते हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। जो कोई सचिव हो गया, किसी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हो गया, वो सब क्या हो जाएंगे? राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे और उनसे आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। तो जो निजी सूचनाएं हैं उन्हें छोड़ के आप कोई भी सूचना ले सकते हैं कि हमारा जो प्रधान है, सरपंच या मुखिया है, कितना फंड आया, कौन सा पैसा कितना कहाँ पे खर्च किया है, कौन कौन से काम होने वाले हैं, कौन सा हो चुका है। समझ रहे ना? ये सारी बातें आप आरटीआई के थ्रू ले सकते हैं। और ये परमिशन कौन देता है? तो अनुच्छेद 12 कहता है, क्योंकि जो चीज़ें राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगी उन पे आरटीआई लागू होगा। इतना ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य का मतलब सरकार अथवा सरकारी। अब आइए 13 क्या कहता है? 13 ये कहता है मेरे भैया कि है ना, सबसे पहली बात तो ये याद रखेंगे कि 13 जो है वो न्यायपालिका को मजबूती प्रदान करता है। जो आपका न्यायिक सिस्टम है ना, जो कोर्ट हैं, उन्हें शक्ति कौन देगा? तो अनुच्छेद 13 देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या लिखा है 13 में? देखिए तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है? 13 है। क्यों है? क्योंकि ये कोर्ट को शक्तियाँ देता है। क्या शक्तियाँ देता है? देखिए तो क्या बोला है कि यह न्यायपालिका को शक्ति देता है कि किसी भी विधि अथवा कानून का न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। समझ रहे मेरे भैया? अगर कोई भी कानून सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, कोई भी विधि आ रहा है, कोई एक्ट आया, कोई है ना प्रस्ताव पारित हुआ है, तो वो विधि सम्मत है कि नहीं है, कोर्ट इसको चेक कर सकता है। अर्थात आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ पे आप सुनवाई कर सकते हैं। ये पावर किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 13 में। तो चाहे वो संविधान संशोधन हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार का कोई बिल हो जाए, उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और चैलेंज करेंगे तो जो कोर्ट है वो उस पर सुनवाई करेगा। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। अब आ जाइए, अब क्या लिखा है? दूसरी बात यह है कि विधि शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 विधि शब्द को परिभाषित करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आओ मेरे भैया, अब ये तो हो गए अनुच्छेद 12 और 13, है ना। अब हमारा क्या चालू होगा? तो जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, अब वो अधिकार चालू हो जाएंगे अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 है और कुल कितने हैं? 5 अनुच्छेद है। अब देखिए 14 में क्या लिखा है? तो पहली बात क्या लिखा है? विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब क्या होता है? कानून के सामने समानता, यानी कानून के सामने सभी लोग एक समान होंगे। ये बात कहाँ पे लिखा है? अनुच्छेद 14 में। देखिए क्या लिखा है ना। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है अथवा इंग्लैंड से लिया गया है। क्या बात है इसमें कि इसके तहत कानून किसी भी व्यक्ति, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कानून सभी वर्ग के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करेगा। इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? तो निषेधात्मक या नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? तो देखिए, अब कानून सबके साथ एक समान व्यवहार करने की बात किया है, तो कोई महिला हो जाए और कोई पुरुष हो जाए, तो आप बताइए दोनों के साथ एक समान व्यवहार कैसे कर सकते हैं? कोई बच्चा हो जाए और कोई बड़ा हो जाए, दोनों के साथ एक समान व्यवहार कैसे कर सकते हैं? कोई विकलांग हो जाए और कोई, है ना, विकलांग को दिव्यांग बोलते हैं, कोई है ना नॉर्मल पुरुष है,
तो उनके साथ एक समान व्यवहार कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये नकारात्मक है, इनको ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता, इंग्लैंड से लिया गया है, यानी कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, कानून सबके साथ एक समान व्यवहार करेगा। वहीं दूसरी बात काउंटर किया है, क्या लिखा है, विधियों का समान संरक्षण। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। मतलब क्या है कि कानून अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार करेगा, यानी कानून अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग, है ना, अपना व्यवहार करेगा। जैसे अगर किसी महिला है तो महिला को कुछ छूट होगा, बच्चा है तो उसे छूट होगा, कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसे छूट होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 100 मीटर का ही दौड़ लगवाना है तो एक विकलांग व्यक्ति को और एक सामान्य व्यक्ति को दौड़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि सामान्य व्यक्ति जीत जाएगा। अब जीत जाएगा तो ये जो विकलांग व्यक्ति है इसकी कोई गलती थोड़ी है, नेचर ने इसको विकलांग कर रखा है। तो इसीलिए क्या होगा, ये विधि के समक्ष समानता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस आधार पे क्या है, विकलांग को कुछ छूट देनी पड़ेगी, और वो छूट कहाँ मिलेगा, विधियों के समान संरक्षण में मिलेगा। यही बात है कि कानून अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार करेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अब आगे देखते हैं भाई मेरे, अगला अनुच्छेद 15। अगर मोटा मोटा याद रखें तो अनुच्छेद 15 आरक्षण से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। और किस में आरक्षण है, तो शिक्षा में आरक्षण है। क्या लिखा है अनुच्छेद 15 में, देखिए अनुच्छेद 15 में 5 बातें हैं। पहली बात अगर हम कर ले, अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समझ गए ना, जो 14 बात था ना, कानून विधि के समक्ष समानता, वही वाली बात हो गई है। क्या बोला है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, किस धर्म का है, किस वंश का है, किस जाति का है, वो महिला है या पुरुष है, वो कहाँ पर जन्म लिया है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समझ गए ना। अब इसको काउंटर करेगा थोड़ी देर बाद, देखिएगा। अभी ये तो बोला है, फिर आगे बोलेगा कि राज्य चाहे तो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये हो गया अनुच्छेद 15(1). ठीक, अच्छा भाई, तो 15(2) में क्या बोला है कि सभी सार्वजनिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। ये दो बातें हो गई। 15 में क्या है, 15 में मोटा मोटा याद रखेंगे, शिक्षा में आरक्षण है। अगर वन लाइनर पूछता है ना तो शिक्षा में आरक्षण पूछ लेगा, आरक्षण लिख जा भाई मेरे, तो कहाँ होगा, अनुच्छेद 15 में होगा। अब देखिएगा 15 में 5 बातें हैं। पहली बात है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। 15(3) से बात बदल जाएगी। देखिए 15(3) क्या कहता है, कहाँ गए मेरे भाई, आ जाओ। तो 15(3) ये कहता है कि राज्य चाहे तो, समझ रहे हैं ना। देखिए अभी क्या बोला था 15(1) में, किसी के साथ ना उसके लिंग, उसके जन्म स्थान, उसकी जाति, उसके धर्म और उसके मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 15(3) क्या कहता है, देखिए तो क्या बोला है कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब यहाँ पे लिंग के आधार पर हो गया छूट, समझ है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसीलिए देखिए 14 में क्या था, एक बार बोला था समानता, एक बार बोला था कि अलग अलग व्यवहार करेगा। तो भारतीय संविधान को अपवादों की पोटली कहा जाता है, इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। अब आइए, तो 15(3) क्या कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी महिलाओं और बच्चों को छूट दिया जा सकता है, आरक्षण के दायरे में लाया जा सकता है। ठीक मेरे भाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो अनुच्छेद 15(4) है। अब 15(4) में क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 15(4) को है ना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसके तहत जो राज्य है, जो सरकार है, वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों में कर सकता है, ऐसी बात लिखा गया था अनुच्छेद 15(4) में।
15(4) को जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो SC वाले हैं, जो ST वाले हैं, उनके लिए सामान्य प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण का मतलब हो जाएगा अनुच्छेद 15(4). ये सामान्य प्रकार का शिक्षण संस्थान है। IIT, IIM और नीट वाले जो कॉलेज होते हैं ना, वहाँ पे नहीं है। यानी मेडिकल छोड़ दीजिए और जो IIT है उसको छोड़ दीजिए, IIM जो मैनेजमेंट वाले बड़े कॉलेज हैं उनको छोड़ दीजिए, तो उच्च कॉलेजों में छोड़ के बाकी जो सामान्य प्रकार के हैं वहाँ पे आप आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसा बोला है। उसके बाद देखिए जो EWS का कोटा आया था, इसको भी कहाँ जोड़ा गया है, तो आपका 15(4) में। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए 15(5) क्या कहता है। 15(5) ये कहता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। देखिए 15(4) में तो था सामान्य प्रकार का, लेकिन होता क्या है, 2005 का समय चल रहा था और दिल्ली में प्रोटेस्ट होने चालू हो जाते हैं। बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन होता है, छात्रों की डिमांड होती है। तो जो मनमोहन साहब की सरकार थी वो क्या करेंगे, 93वां संविधान संशोधन करेंगे और 2005 में 15(5) को जोड़ेंगे। और इसमें ये हो जाएगा कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें भी आरक्षण दे दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप अगर एक लाइन में याद रखें अनुच्छेद 15 के बारे में, तो देखिए क्या होगा कि शिक्षा में आरक्षण पूछेगा कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 15 में है। अब शिक्षा में आरक्षण दे दिया तो अब कहाँ देना होगा, नौकरियों में। तो 16 में ये बात लिखी हुई है। देखिए 16 में क्या लिखा हुआ है, 16 में भी कई बातें हैं। तो पहली बात तो 16 में ये बोलेगा कि राज्य है ना, कि नियोजन करते समय किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आइए पढ़ लेते हैं क्या बात लिखा है। देखिए क्या है अनुच्छेद 16, क्या कहता है अनुच्छेद 16, कहता क्या है, यह अनुच्छेद रोजगार में अवसर की समानता का उल्लेख करता है। समझ रहे ना, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबके साथ एक समान व्यवहार होगा, ऐसी बात बोला है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए क्या बोला है, राज्य नियोजन करते समय, नियोजन का मतलब होता है कि नौकरी देते समय, यानी सरकार अथवा सरकारी नौकरी देते समय, समझ रहे हैं आप, किसी भी व्यक्ति के साथ जो सरकार है उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसकी जाति, उसका लिंग, उसका उद्भव, उसका जन्म स्थान और उसके निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी अगर आप नियोजन कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो आप किसी के साथ विशेष प्रावधान या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, केवल इस आधार पर कि उसका धर्म क्या है, उसका मूल वंश क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका उद्भव स्थान क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है और उसका निवास स्थान क्या है। इस आधार पर ना तो आप किसी को छूट दे सकते हैं और ना ही आप किसी को रोक सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बात कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 16 में। ये तो बोल दिया, ठीक। अभी अगले में क्या बोलेगा, राज्य चाहे तो, है ना, फिर दे सकता है आरक्षण। इनको ध्यान रखेंगे। एक बार बोलेगा हाँ और एक बार बोलेगा ना। यही है अपना प्यारा संविधान। आ जाइए। तो ये हो गया कि नियोजन के समय राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, या नौकरी में या फिर रोजगार में अवसर की समानता की बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 16 करता है। अब देखिए 16(3) क्या कहता है। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे भाई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप भूलिएगा मत, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यार कौन सा पैसा लग रहा है आपका, ठीक है। अरे आप देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखा करें। आप लोग छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद अपने जो मित्र हैं ना आपके, जो भी आपके ग्रुप हैं, चाहे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कौन कौन सा ग्राम होता है ना, फेसबुक है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कृपया आपसे शेयर कर दें, आपसे निवेदन है, ठीक मेरे भाई, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपको कुछ कहना है अच्छा बुरा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। समझ रहे हैं, आप कहेंगे तब ना हम सुधार करेंगे, नहीं तो हम क्या, हम तो ऐसे ही चलेंगे, ठीक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16(3) क्या कहता है। 16(3) है ना भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है, राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है, किंतु इस संबंध में कानून संसद बनाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो ज़रा, अब ये बात क्या है कि अब यहाँ पे निवास लगा दिया, समझ रहे हैं। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर
रोजगार या नौकरी देते समय विशेष प्रावधान कर सकता है, किंतु इस संबंध में कानून संसद बनाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ गए ना। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए निवास की है ना, हम सब यूपी वाले हैं, अपन लोग यूपी वाले हैं, बाबा जी की सरकार है, तो अब बाबा जी चाहें तो गोरखपुर वालों के लिए स्पेशल स्टेटस लगा सकते हैं कि कोई नौकरी आएगी तो केवल गोरखपुर वाले, जैसे हम लोग गोरखपुर वाले हैं तो बाबा जी का भी एरिया गोरखपुर का ही है, मंदिर वाले हैं बाबा जी, तो गोरखपुर वाले को ही नौकरी मिले या उस नौकरी में केवल गोरखपुर वाले ही अप्लाई करें। तो ऐसा प्रावधान अगर वो करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, संसद के पास है ना, राज्यपाल के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजना होगा। अगर संसद इस विषय पर कानून बना देगी तो जो भर्ती आएगी उसमें गोरखपुर के लोग ही भरेंगे, या फिर गोरखपुर का कोटा फिक्स कर देंगे कि 20% सीटें गोरखपुर के लिए रिजर्व है। ऐसे कोई और सरकार है वो अपने लिए कर सकती है, या किसी और इलाके में लगता है कि इलाका पिछड़ा हुआ है, लोगों का प्रतिनिधित्व कम है, तो उस आधार पे वहाँ पे नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कर्नाटक में ये बात हुई थी, इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, जो विदर्भ वाला रीजन है वहाँ पे हुआ था। अब आ जाइए 16(4) क्या कहता है। ये 16(3) तो हो गया कि निवास के आधार पे भेदभाव कर सकता है या विशेष प्रावधान कर सकता है, इनको ध्यान रखें। जैसे है ना, आरोप लगता है ना अखिलेश भैया पे या मुलायम सिंह यादव पे कि इनके सरकार में सैफई इटावा वाले ही हुए थे, तो वो तो लीगल नहीं था, लेकिन अगर वो चाहे होते तो कानून बना के लीगल कर दिए होते तो कोई आरोप ही नहीं लगता। अब आइए अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। 16(4) ये कहता है कि नौकरी में आरक्षण की बात करता है। इसके तहत क्या बोला है देखिए, तो राज्य चाहे तो ऐसे लोगों को जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तथा जो समाज के पिछड़े लोग हैं उनके लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो जो आरक्षण लगा हुआ है मेरे भाई, समझ रहे हैं आप, आरक्षण की व्यवस्था है ना कि SC ST OBC, उसके बाद EWS हो गया, तो इन लोग का जो आरक्षण है वो बात कहाँ से आती है, तो अनुच्छेद आपका कहाँ से आ जाएगा, 16 से आ जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 16(4) में क्या है, नौकरी में आरक्षण, समझ रहे हैं ना। तो अब मोटा मोटा अगर ध्यान रखेंगे तो 15 था शिक्षा में आरक्षण और 16 हो जाएगा नौकरी में आरक्षण। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए 15 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया। अब हम क्या देखेंगे, 17 और 18। देखिए 17 क्या कहता है, 17 ये कहता है कि छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत करता है। समझ रहे ना, यानी छुआछूत और अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 17 में है। क्या मतलब है इसका, कि किसी भी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, उसके जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर हम उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, तो अनुच्छेद 17 में। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जो सामंती लोग होते थे है ना, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, जो नीची जाति के लोग थे उनको कुएं से पानी पीने नहीं देते थे, या फिर है ना अपने घर पे आने नहीं देते थे, अपने पास बैठने नहीं देते थे, किसी स्पेशल रास्ते पर जाने नहीं देते थे। तो ये सारी बातों को ख़त्म कर दिया गया है कहाँ पे, अनुच्छेद 17 में। लेकिन देखिए अभी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है, अभी भी कुछ है ना खराब मानसिकता वाले लोग हैं, वो लोग सुधरे नहीं हैं। जैसे अगर आप हाल ही में देखे होंगे तो राजस्थान में एक केस हुआ था, एक टीचर थे और वो एक बच्चा था बेचारा नीची जाति का, उसको केवल मटका छू दिया था, इस वजह से इतना मारे कि बेचारा मर गया। तो ये सब गंदी बातें हैं, तो इन गंदी बातों को ख़त्म कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में। 18 क्या कहता है देखिए, तो 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी आप अब उपाधियां नहीं ले सकते, केवल 2 उपाधियां हैं, उन्हें छोड़कर क्या बोला है कि अनुच्छेद 18 में इसमें है ना शिक्षा व सेना को छोड़कर, सेना शब्द गायब हो गया है, एक तो होगा शिक्षा व सेना को छोड़कर, सेना और शिक्षा को छोड़कर आप किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं ले सकते। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिक्षा व सेना को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। एक क्या है शिक्षा और दूसरा क्या है सेना। तो शिक्षा व सेना को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात,
अगर आपको विदेश के लोग ना, है ना, क्या कहते हैं कि कोई उपाधि देना चाहते हैं तो क्या बोल रखा है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी देश से किसी भी प्रकार की उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। यानी अगर आप विदेश गए हैं, विदेश से इनविटेशन मिला है आपको, आइए कोई उपाधि दे दें आपको, तो वो उपाधि लेने के पहले आपको क्या करना होगा, राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 17 हो गया छुआछूत का अंत, 18 हो गया उपाधियों का अंत। तो हमने क्या देख लिया है, अनुच्छेद, है ना, 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 क्या कहता है, समता या समानता का उल्लेख करता है। 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता। उसके बाद क्या था, दो बातें, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण था। इन्हें ध्यान रखेंगे। विधि के समक्ष कानून सभी वर्गों के साथ एक समान व्यवहार करेगी। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया था, कानून अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार करेगी। अनुच्छेद 15 में क्या था, तो शिक्षा में आरक्षण की बात अनुच्छेद 15 करता है। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, देखिए मोटा मोटा देख रहे हैं, अभी आप पूरा देखे हैं। तो 17 है छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत करता है। 18 उपाधियों का अंत करता है। अब ये हो गया आपका समता या समानता का अधिकार खत्म हो गए। अब आइए तो अगला क्या है आपका, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, कुल कितने हो जाएंगे तो मेरे भाई 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद हैं। अब देखिए 19 में क्या है कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। यानी 19(1) में बात करेंगे तो 19 में कुल 6 अनुच्छेद हैं और उसमें 19(1), 2, 3, 4 करके है। तो 19(1) में कुल 6 स्वतंत्रता दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 19 में 6 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19(1) से लगाकर 19(6) तक 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहले ये 7 प्रकार की थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। 7वां जो था वो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, जिसे 19 से हटाकर अनुच्छेद 300(a) में रख दिया गया है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब देखिए 19 में जो भी स्वतंत्रता दिया गया है वो आत्यांतिक नहीं है, उस पर रोक लगाया जा सकता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और रोक लगाने का प्रावधान कहाँ है, तो अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक है। अब देख लेते हैं भाई ये कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, इनको थोड़ा देख ले, है ना। 19(1) में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) तक हैं। 1 में स्वतंत्रता दिया है और बाकी 2, 3, 4, 5, 6 में उस पर रोक है। तो अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 था, अब 6 है। तो कौन कौन सा है, अनुच्छेद 19(1)(a) या क क्या बोला है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आपको बोलने की अधिकार या बोलने का स्वतंत्रता कौन दे रहा है, तो अनुच्छेद 19(1) दे रहा है। ठीक मेरे भाई। क्या होता है भाषण, यानी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने बातों को। आपको लगता है लिख के करना चाहिए तो आप लिख के करिएगा, आपको लगता है कि गा के करना चाहिए आप गा के करिएगा। एक जन है ना, क्या नाम है, नेहा सिंह राठौर, वो जो गाना गाती है बेचारी, है ना, यूपी में काबा बाबा वाला, ठीक है। तो काबा वाली है, वो अपनी बातों को रख रही है किस माध्यम से, गाना गा के। कोई और है तो गाना गा के। किसी को लगता है मूवी बना के रखना चाहिए, एकदम रख सकता है। किसी को लगता है नाच के, किसी को लगता है गा के, किसी को लगता है मौन रह के। आपके जो भी माध्यम है ना, वो आपकी अभिव्यक्ति के माध्यम हो सकते हैं और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में लिखा है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता आती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रेस लिख के ही तो अपने बातों को अभिव्यक्त करता है। तो पूछ लेगा प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख, यानी प्रेस की स्वतंत्रता किसका भाग है, तो अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग है। ये तो हो गया भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या दिया है आपका, अनुच्छेद 19(1)(b) बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब आप देखो, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करना है, यानी अगर आपको बैठकें बुलानी है, मीटिंग बुलानी है, सम्मेलन करना है, धरना देना है, बिल्कुल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो कैसा होना चाहिए, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, तो बिना हथियारों का होना चाहिए। तो जितने धरना प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, मीटिंग्स बुलाई जाती है, आप कर सकते हैं। आपको परमिशन कौन देता है, अनुच्छेद 19(1)(b) देता है।
ठीक मेरे भाई। अब आइएगा, उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 19(1)(c) क्या कहता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन बना सकते हैं। तो देखिए दुनिया भर के संगठन है ना, कौन कौन सा ग्रुप चलता है, कोई भी आदमी आ गया 10 लोगों को मिलके एक ग्रुप बना लिया, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे बोला है, अनुच्छेद 19(1)(c) में बोला है। तो संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद 19(1)(d) में क्या है कि कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। कहीं पर भी आप घूम फिर सकते हैं, एकदम आप स्वतंत्र हैं। ये अधिकार कहाँ दिया गया है, तो 19(1)(d) में। हाँ, जब ये आया था तो उस समय क्या था आपका कि कहीं भी घूमे कोई दिक्कत नहीं है, बस निवास करने में प्रॉब्लम थी। निवास करने के लिए आपको जेके को छोड़ना था, यानी जम्मू कश्मीर में घूम तो सकते हैं लेकिन निवास नहीं कर सकते। आज के डेट में 370(35) से ख़त्म होने से ये ख़त्म हो गया है। तो आपका 19(d) क्या कहता है, कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। उसके बाद घूम फिर लिए तो आपको लगता है कि निवास करना चाहिए, आपका मन जम गया, तो 19(1)(e) क्या कहता है, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं। ये बात कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 19(1)(e) में। ठीक मेरे भाई, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का 35(a) और 370 हट गया है, तो अब वहाँ पर भी आप निवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए अगला क्या है, ई के बाद एफ था, है ना, 19(1)(f), उसमें क्या था, तो आपका संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, जिसे ख़त्म कर दिया गया है, उठा के कहाँ रख दिया गया है, तो अनुच्छेद 300(a) में। चल मेरे भाई, अनुच्छेद 300(a) में। ठीक, इनको ध्यान रखेंगे। अब देखिए 19(1)(g) क्या कहता है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो मेरे भैया उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है। तो देखिए क्या क्या हमने देखा है, अनुच्छेद 19 में, 19(1) में 6 बातें हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया है। पहला है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और तीसरा यानी सी वाला क्या है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी वाला क्या है, कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ई वाला क्या है, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। और जी क्या कहता है कि कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी कोने में व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो क्या बोल रखा है, देखिए वही बात बोला है अभी जो हम लोग देखे हैं कि मूल संविधान में कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, है ना, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(f) भी था। इसमें संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ से निकाल कर अनुच्छेद 300(a) में, 300(a) है ये, 300(a) में रख दिया गया और विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 19(1) क्या है, तो प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार। समझ रहे ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का भाग है, इसको ध्यान रखेंगे। अब सूचना का अधिकार जो RTI है, अब आप देखो भाषण व अभिव्यक्ति का बोला था 19(1) में, तो हमें किसी के बारे में कुछ कहना है तो हम कब कहेंगे, जब हमारे पास सूचनाएं होंगी। और हमें सूचनाएं कौन देगा, तो RTI एक्ट 2000 जो 5 आया था उसके तहत मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने RTI एक्ट को, है ना, अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग मान लिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रेस की स्वतंत्रता हो गई और सूचना का अधिकार 19 का भाग है, इसे ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, ये तो हो गया, अधिकार मिल गए। अब आपके अधिकारों पर रोक लगेगा। रोक लगाने के लिए क्या है, तो देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक, समझ रहे ना, अनुच्छेद 1 में दिए गए मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंधों का वर्णन किया गया है। देखिए आपके जो भी अधिकार दिए गए थे उनमें क्या है कि अगर आपके भाषण से, आपके अभिव्यक्ति से देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता को खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, तो आपके अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। समझ रहे हैं ना, जैसे किसी देश में कुछ हो गया तो प्रोटेस्ट इंडिया में होता है, गधे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन गधों के प्रोटेस्ट करने से अगर भारत और फ्रांस के संबंध खराब हो रहे हैं, भारत इजराइल के संबंध खराब हो रहे हैं, तो उन गधों के प्रोटेस्ट को रोक लगाया जा सकता है, डंडे बरसाए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता से देश के संबंध खराब हो जाएं,
देश की सुरक्षा खतरे में आ जाए, देश की एकता और अखंडता खतरे में आ जाए तो स्वतंत्रता पर रोक लगेगी। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, है ना, अपराधों में वृद्धि हो जाए तो स्वतंत्रता पर रोक लगेगी। उन्हीं सब बातों को कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) में। अब आइए देख लेते हैं क्या है। 2 में क्या है कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाए, सार्वजनिक व्यवस्था यानी लोक व्यवस्था को खतरा हो जाए और नैतिकता के लिए आवश्यक हो तो हम क्या करेंगे, आपके बोलने पर रोक लगा देंगे। आपके प्रेस पर, देखिए कुछ प्रेस होते हैं ना जो देश के खिलाफ ही लिखते हैं, तो उस पर हम रोक लगा देंगे। ये बात कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19(2) में। अपने भारत के कुछ ज्ञानी लोग हैं जो केवल अनुच्छेद 19(1) को याद रखते हैं। उन गधों को पता नहीं है कि अनुच्छेद 19(2), 3, 4, 5, 6 भी है। तो उन गधों को पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, पॉलिटिकल गधे ही होते हैं। आ जाइए आगे देखते हैं। अब 19(3) क्या कहता है। 3 ये कहता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करिए, है ना, और निशस्त्र सभा भी कर सकते हैं आप, लेकिन उस पर हम क्या कर सकते हैं कि रोक लगा सकते हैं यदि सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक हो। यानी अगर आपके सम्मेलन करने से, आपके धरना देने से सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो आपके आंदोलन पर, आपके धरने पर, आपके बैठक पर रोक लगाई जा सकती है। ये 19(3) कहता है। ठीक। अब 19(4) क्या कहता है कि अगर आपके संगठन या आपके संघ बनाने से देश की सुरक्षा को खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, सार्वजनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, तो आपके संगठन पर रोक लगा सकते हैं। जैसे PFI का नाम सुने हैं आप, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं ना। तो ये संगठन आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिया है, जैसे खालिस्तानी संगठन हो गया। तो अगर ऐसे संगठन से देश की सुरक्षा को खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, तो आपके संगठन पर रोक लगाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आइएगा, अब 19(5) क्या कहता है। 19(5) ये कहता है कि यदि, है ना, भारत के किसी भी भाग में आवाजाही और बसने का अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है यदि सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक है। अगर आपके बसने से, जैसे आप कहीं जाके बस गए, तो अगर अपराधों में वृद्धि हो गई है, अपराध होने चालू हो गए हैं, जैसे आप देखिए रोहिंग्या वाला मैटर है, रोहिंग्या वाले कहीं जा रहे हैं तो अपराधी कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं बसे और आपके बसने से वहाँ के अपराधों में वृद्धि हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर आपके बसने से ख़राब हो गया है, ठीक है, नैतिकता ख़त्म हो रही है, तो आपके बसने पर रोक लगाया जा सकता है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 19(5). अनुच्छेद 19(6) क्या कहता है कि राज्य किसी भी पेशा या व्यापार को अपनाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि यह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक हो। देखिए इन 2 शब्दों में बहुत बड़ी बातें हैं। अगर आपके व्यापार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, जैसे आप हथियारों का तस्करी कर रहे हैं, ड्रग्स का स्मगलिंग कर रहे हैं, है ना, लोगों के सेहत को नुकसान हो रहा है और भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके क्या करेंगे, ये जो व्यापार करने वाली सिस्टम है उसमें हम रोक लगा सकते हैं। ऐसा यानी अगर आपके व्यापार से देश को नुकसान हो जाए, अपराधों में वृद्धि हो जाए, स्वास्थ्य को नुकसान हो, तो आपके व्यापार पर रोक लगाया जा सकता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब देखिएगा, बोला इन प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल ये है कि मौलिक अधिकारों को संतुलित किया जाए और जो सामाजिक और राष्ट्रीय हित हैं उन्हें संरक्षित किया जाए, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। 19 हमने पूरा देख लिया। 19(1) में अधिकार दिया है और 19(2), 3, 4, 5, 6 में उस पर प्रतिबंध दिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, समझ रहे हैं ना। अब देखिए दोष सिद्धि क्या है, तो अगर हम बात कर ले अनुच्छेद 20 में मुख्य 3 बातें हैं। 3 बातों को हम देखेंगे। पहला बात तो ये है कि कोई व्यक्ति जिस समय अपराध कर रहा है उसे उसी समय के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी, किसी नए अथवा पुराने कानून से नहीं। तो जो भी व्यक्ति जिस समय अपराध करेगा ना, उस डेट को जो कानून होगा उसी कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी, किसी नए या पुराने से नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी अगर आज आप, कौन सा तारीख है, 7 सितंबर 2024 को कोई अपराध करते हैं, तो 7 सितंबर को जो भी कानून होगा उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी।
7 सितंबर के पहले कौन सा कानून था या 7 सितंबर के बाद कौन सा कानून बनेगा, उन कानूनों से आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी देखिए कोलकाता में वो डॉक्टर साहब का रेप वाला मैटर आया था, तो अब इस समय जब रेप हुआ है उस तारीख तक जो भी कानून होंगे ना, उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगा। चाहे ये ममता बनर्जी जो 10 दिन का बनाई है अभी कानून कि 10 दिन में फांसी देना है, तो 10 दिन वाला कानून उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। ये कौन कहता है, तो अनुच्छेद 20 कहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिस दिन अपराध होगा उस दिन जो भी कानून होगा उसी के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी, किसी भी नए अथवा पुराने कानून से नहीं दिया जाएगा। 2 क्या कहता है 20 में दूसरी बात क्या है कि एक अपराध के लिए आपको एक ही सज़ा दी जाएगी, समझ रहे ना, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा, यानी अगर आपने गुनाह एक किया है तो आपको 2 सज़ा नहीं दिया जाएगा। अब ये मैटर आता है राजीव गांधी वाला। राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, है ना, उनको आतंकवादियों ने मार दिया था, सारे आतंकवादी पकड़े गए थे। पकड़ने के बाद क्या हुआ, केस चला, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें फांसी दिया, फिर कोर्ट गया अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी फांसी दिया, फिर केस आगे गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी दिया। उसके बाद ये लोग गए राष्ट्रपति के पास, दया याचिका लगाएं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय बस ये कहने में कि फांसी होगी अथवा नहीं 7 साल का समय लगा दिए। अब देखिए इस तरह उनका ट्रायल से लेकर राष्ट्रपति के, है ना, सहमत अथवा असहमत होने तक लगभग 20 वर्षों का समय लग गया, समझ रहे हैं। अब जब राष्ट्रपति 7 साल बाद बोलेंगे कि आपको फांसी होगी, तो इनका जो वकील है वो वापस मद्रास हाई कोर्ट में जाएगा और नए सिरे से याचिका दायर करेगा और वहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आएगा। अब उसमें बातें रखी जाएंगी कि भाई अपराध इन्होंने एक किया है कि राजीव गांधी को मार दिया, आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक बात है, लेकिन ये व्यक्ति 3 सज़ा पा चुके हैं। पहली सज़ा तो ये कि ये जिस दिन से गिरफ्तार हुए हैं ये मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं कि आज फांसी होगा कि कल फांसी होगा, ये जी नहीं पा रहे हैं, ये प्रतिदिन मर रहे हैं, तो एक सज़ा हो गया कि आपने इन्हें मेंटली टॉर्चर किया। दूसरा, आपने इन्हें 20 साल तक जेल में रखा, फांसी देना था तो तुरंत दे दिए होते, 20 साल तक जेल में रखा और 20 साल एक उम्र कैद होता है, तो ये हो गया दूसरी सज़ा, ठीक भाई। उसके बाद अब आप उसको फांसी देना चाहते हैं और ये हो जाएगा कौन सी, तीसरी सज़ा। तो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है, तो आप किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 3-3 सज़ा कैसे दे सकते हैं भाई साहब। मद्रास हाई कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी, इस बात को ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये इतना खतरनाक बात है अनुच्छेद 20 में, इसे ध्यान रखिएगा। तो अब आओ भैया, ये 2 बातें देख लिए। तीसरा बात यह है कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकते, यानी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और ये केवल सामान्य प्रकार के जो अपराधी हैं उन्हें ध्यान रखेंगे। तो 20 में 3 बातें हैं कि जिस समय अपराध करेंगे उस समय के कानून से आपको सज़ा दी जाएगी और किसी नए या पुराने कानून से नहीं। दूसरी बात यह है कि एक अपराध एक सज़ा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या है, तीसरी बात कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकते और केवल सामान्य प्रकार के जो अपराधी होंगे उनके लिए होगा, जो हैबिचुअल होंगे, जो खतरनाक होंगे, जो आतंकवादी लोग होंगे, उन पे ये 3 लागू नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब सामान्य प्रकार के अपराधी का मतलब क्या है और ये खुद के खिलाफ गवाही दिलवाने का मतलब क्या है कि जैसे आप देखिए कुछ होता है ना, जैसे आपका नार्को टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका पॉलीग्राफी हो गया, ब्रेन मैपिंग हो गया, लाई डिटेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके टेस्ट हैं वो क्या होते हैं, तो ये सब आपको खुद के खिलाफ गवाही तो दिलवा रहे हैं, आपसे ज़बरदस्ती ले रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे मान्य नहीं होंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आ जाइए, अब ये क्या कहता है अनुच्छेद 21, है ना, 20 तो हो गया, 21 देखिएगा। 21 क्या है, जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीने का अधिकार कहाँ पे है, तो अनुच्छेद आपके 21 में है। क्या बोला है, अनुच्छेद 21 एक व्यापक यानी बहुत व्यापक अनुच्छेद है जिसके तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी बातें शामिल की जाती हैं, जिनका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है परंतु समय समय पर न्यायपालिका निर्धारित करती रहती है, इनको ध्यान रखेंगे। अब 21 में है जीने की स्वतंत्रता, तो जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, पूछ लेगा किसका भाग है, अनुच्छेद 21 का,
उसके बाद है, अगर आपको लगता है कि हमारी बातें, गुप्त बातें कोई जान गया और हम जी नहीं पाएंगे, तो आपके 21 का उल्लंघन होगा महोदय। उसके बाद विदेश जाने का अधिकार क्या होगा, अनुच्छेद 21 का भाग होगा। ये मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ द इंडिया का मैटर था। उन्हें विदेश जाना था, कांग्रेस की सरकार थी, पासपोर्ट जब्त हो गया, मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहती है कि प्रभु अगर हम नहीं जा पाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप जी नहीं पाओगी तो ठीक है, फिर ये आपका उल्लंघन हो गया 21 का, तो आपको विदेश जाने का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद आता है नींद का अधिकार, समझ रहे हैं ना। अब ये मैटर आता है आपका रामदेव वाला मैटर, जब ये लोकपाल बिल के समर्थन में है ना, काला कानून क्या था उधर, तो 2012 की घटना है। तो ये रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करते हैं लोकपाल बिल के तहत। पुलिस आती है 2 बजे रात को, गिरफ्तार करके ले जाती है। मैटर जाएगा कहाँ पे, कोर्ट में। कोर्ट दिल्ली पुलिस को फटकार लगाएगी कि भैया आपने इनके 21 का उल्लंघन कर दिया है, कम से कम आपको बैठ के इनको वेट करना था कि महोदय उठें तो जेल में ले जाएं। ठीक है, तो नींद का अधिकार हो गया। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पर्यावरण आदि का अधिकार भी क्या होता है, अनुच्छेद 21 में शामिल होता है। अगर आपने 18 वर्ष की आयु पूरा कर ली है, अगर आपको फुल्की गोलगप्पे खाने का मन है, तो आप, अगर आपको लगता है कि गोलगप्पा नहीं खाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, तो अब आपके 21 का उल्लंघन होगा और पिताजी को गोलगप्पा खिलाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है घूमने जाना है, हम घूम नहीं पाएंगे तो जी नहीं पाएंगे, तो अब आपके पिताजी को आपको घुमाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है मूवी देखना चाहिए, मूवी नहीं देखेंगे तो जी नहीं पाएंगे, तो जी नहीं पाएंगे तो 21 का उल्लंघन है। 21 का उल्लंघन है तो पिताजी को क्या करना पड़ेगा, मूवी दिखाना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक है भाई साहब, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, आइए, तो ये तो हो गया आपका 21। अब देखिए 22 क्या कहता है, 22 बढ़िया वाला है। अब 22 ये कहता है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार देता है, यानी अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो आपके कौन कौन से अधिकार होंगे, ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 22 में। क्या लिखा है 22 में, देखिए तो पहली बात तो ये लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहा है उसे अपने गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। यानी अगर आपको पुलिस पकड़ रही है ना, तो आप पूछ सकते हैं कि भाई काहे पकड़ रहे हो, बताओ कारण। ठीक, तो पुलिस को कारण बताना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चलिए ठीक है, अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो अब आपको वकील से सहायता लेने का अधिकार। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप किस प्रकार के अपराधी हैं कोई मतलब नहीं है। आप आतंकवादी हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, वकील से सहायता ले सकते हैं। अभी देखिए है ना, ये जो हुआ है बंगाल वाला जो रेप केस हुआ है, तो यहाँ का जो रेपिस्ट है उसको भी क्या मिला है, तो वकील की सहायता मिली है। ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 22 में। आप जो भी हैं आपको वकील से सहायता लेने का अधिकार है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये 22 करता है, यहाँ थोड़ा सा ना इन लोग को सिस्टम चेंज करना था कि जो कुख्यात अपराधी हैं, जो बहुत बड़े बड़े हैं, अपराध उनका पहले से उजागर है, ठीक, कोई आतंकवादी घटना में पकड़ा गया है, तो वकील से सहायता लेना वाला हटा देना था कि भैया सामान्य प्रकार के हैं तो लीजिए। अब आपको जग जाहिर है यार, कसाब को भी ससुरा है ना, ये लोग क्या दिए थे, तो वकील का सहायता दिए थे, बिरयानी खिला रहे थे भाई साहब। कसाब दिन दहाड़े सबको मार रहा था, तो आग लगे ऐसे अनुच्छेदों को। ठीक है, आ जाइए, मतलब सबके लिए नहीं, कुछ लोग के लिए कर देना चाहिए कि भैया ये सब ना खतरनाक लोग हैं, तो इनको वकील वकील नहीं मिलना चाहिए, उनको तुरंत लटकाओ यार फांसी वांसी पे, कब तक झेलोगे, बिरयानी खिलाओगे। तो अब देखिए, तो 22 में क्या लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहा है उसे अपने गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। और 22 में दूसरी बात क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से सहायता लेने का अधिकार है। तीसरी बात क्या बोलता है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार है। समझ लेना मेरे भाई कि अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो आपको पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है। 24 घंटे के भीतर क्या करेगी, आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब ये जो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने वाली बात है, यहाँ पर खेल है। अगर आपको निरोधक कानूनों के अनुसार गिरफ्तार किया गया है, देखिए वही बात लिखा है कि अनुच्छेद 22 उन लोगों पर लागू नहीं होता है जिन्हें निरोधक कानून जैसे रासुका, राजकोका, गुजकोका, मकोका, टाडा है ना आदि के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे लोगों को हम 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएं चाहे ना ले जाएं,
ये पुलिस पर या उस एजेंसी पर डिपेंड करता है। इन्हें हम 3 महीने तक डिटेन रख सकते हैं, यानी 3 महीने तक मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा बात कहाँ लिखा है? तो 22 में लिखा है। और अगर लगता है कि 3 महीने से ज़्यादा डिटेन रखना है तो उनको क्या करना होगा कि 3 व्यक्ति जो होंगे उनकी एक पीठ बनाना होगा, और ये जो व्यक्ति होंगे वो हाई कोर्ट के जज हो या जज रह चुके हों या हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हों। अगर ये 3 व्यक्तियों का समूह या कमेटी परमिशन दे दे कि तुम 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हो, तो फिर आप ऐसे व्यक्तियों को जिनको रासुका, राजकोका, गुजकोका, मकोका, टाडा आदि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, उन्हें 3 महीने से ज़्यादा डिटेन रख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक मेरे भाई, तो ये तो हो गया 22। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास मेरे भाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, समझ रहे हैं ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो बेल वाला आइकन है उसको दबा दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो बाद में आएगा, ये पहला पार्ट था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरे भाई। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।